नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से जो है हम लोग जनरल अवेयरनेस का पार्ट स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और देखिए ये जो सेशन आपका रहेगा, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, तो उन सभी को हम लोग एक-एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। और जैसे कि जो सिलेबस आपका दिया गया था, तो उसमें मेंशन किया गया था आपका एनवायरनमेंट बेसिक्स के बारे में। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर में, तो वो जो है हम साथ में यहाँ पे आपके कराते चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है और साथ में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे और उसी तरीके से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेबस दिया गया था आरआरबी एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट में आपका था। तो इसमें जो है आपका क्लियरली मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट द लार्ज लेवल पे। तो यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि आपका जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं आजकल, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ फिनोमिना, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, एसिड रेन का हो गया, तो ये सारे चीज़ जितने भी फैक्ट्स आपके हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हुए थे, तो वही सारा कुछ जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो आते हैं एक एग्जाम में अगर इनसे, तो वो आपका बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन आपको जो है इसके पीछे फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो उसी को हम लोग देखते हुए जो है हम लोग जनरल स्टडी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में या फिर जो भी इन्वायरमेंट बेसिक से रिलेटेड टर्म्स आपके रहेंगे या फिर टॉपिक जो भी रहेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है बाकी और भी जो पोर्शंस आपके हैं इसमें सिलेबस में जनरल अवेयरनेस में, तो वो हम लोग धीरे धीरे सबको एक एक करके सीखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो क्लास है। और देखिए जैसे ही कोई सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, तो उसका जो है पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हम आपको जो है इसके जितने भी सिलेबस दिए गए हैं, तो वो आपको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे और साथ में पीडीएफ भी आपको हम पूरा प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रोवाइड आपको करते। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे और ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया हुआ है, तो और इसके साथ साथ में जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चंस जो भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो ये सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए जो वर्ड इन्वायरमेंट है, तो ये डिराइव हुआ है एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से, जो कि वर्ड है इन्वॉर्नर। इसका मतलब होता है कि उस जगह को सराउंड करना या फिर इनक्लोज करना या फिर इनसर्कल करना। तो कोई भी चीज़ है जो कि सराउंड किया हुआ या इनक्लोज किया हुआ या फिर इनसर्कल किया हुआ, तो वो हम लोग बोलते हैं इन्वॉर्नर का जो वर्ड आपका लिया गया है। तो ये डिराइव आपका हुआ है फ्रेंच वर्ड से, तो ये आप लोग याद रखना। तो इन्वायरमेंट में इसके अंदर में बहुत सारे सराउंडिंग्स आ जाते हैं कि जहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये जो है रहते हैं। और साथ साथ में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स आप मान लीजिए कि जितने भी पत्थर हो गए वगैरह हो गए, रॉक्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो वो सारे चीज़ एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर में। तो इन सारे चीज़ों को मिला मिला के हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब देखिए जो इन्वायरमेंट आपका होता है, तो ये जैसे वो फिजिकल कंपोनेंट्स होता है एटमॉस्फेयर का या फिर जो अर्थ का, आप मान लीजिए कह लीजिए एक तरीके से, कि जहाँ पे लैंड हो गया, वाटर हो गया, और साथ साथ में जो है मेन जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि ये जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हार्वेस्टिंग करना या इनका यूजेस करना, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मैन के ऊपर में। तो मैन जो है, आदमी जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्हीं का जो है वो यूटिलाइज करता है और उसको किस तरीके से यूज़ करता है कि उसको जैसे कि उसके ऊपर में असर पड़ सकता है या फिर जो उनका एक्सेसिव यूज़ किए जाएंगे, तो इससे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है इन्वायरमेंट के अंदर में। तो मैन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंट को अफेक्ट इस टर्म्स में करेगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे पॉल्यूशन का ही आप बात कर लीजिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो ये सारी चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो मैन के द्वारा ही होती है। और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं अर्थ के, जैसे लैंड, वाटर और जितने भी और भी हैं, तो इन सभी को अफेक्ट
करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैन ही है। तो एक तरीके से मैन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो चाहे उनको डिस्टर्ब करने के लिए या फिर जो है उसमें इम्बैलेंस कॉज करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है तो वो मैन के द्वारा होती है। अब यहाँ पे देखिए जो इन्वायरमेंट है तो ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिल के बना हुआ आता है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट या फिर जो कंस्टिट्यूएंट जो इन्वायरमेंट के जो मेन होते हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए जो इन्वायरमेंट बना हुआ है हमारा, तो वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है फिजिकल कंपोनेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अबायोटिक एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, कि जिसमें कि कोई इसमें लिविंग्स मतलब कि इसमें जो है कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग अबायोटिक एलिमेंट या फिर फिजिकल एलिमेंट। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिसको कि हम लोग बायोटिक एलिमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, तो इन दोनों जब आपस में इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से, तो ये कलेक्टिवली बहुत सारे तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं फिजिकल कंपोनेंट या फिर जो अबायोटिक एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट के। तो देखिए इसके अंदर में आपके आए कौन कौन से आएंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर आपका हो गया। तो एटमॉस्फेयर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो उसमें जो है गैसेस और बहुत सारे वेपर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट का, तो वो है हाइड्रोस्फेयर, यानी कि जो वाटर जितने भी वाटर एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर में, वो चाहे ओशियंस के फॉर्म में हो या फिर जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो या फिर जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म्स में हो, तो वो सारे के सारे जो वाटर मतलब जो तो वो हाइड्रोस्फेयर के अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे। और तीसरा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब कि इसके अंदर में जितने भी रॉक्स और जो मिनरल्स होते हैं, तो ये सारा कुछ इसके अंदर में आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जो एटमॉस्फेयर है, तो ये अर्थ के ये हर जगह ये मौजूद है। तो अर्थ सरफेस आप जहाँ भी देखते होंगे, तो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। और ये एटमॉस्फेयर इसलिए प्रेजेंट है अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो इसी के चलते एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहती है अर्थ सरफेस पे। और अर्थ को लिविंग प्लेनेट इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जो कि बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर में, जो लाइफ सस्टेन करने के लिए जो है वो एग्जिस्ट करती है और लाइफ सस्टेन करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो सारे जो गैसेस कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से अर्थ को लिविंग प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में अर्थ के। तो इस कारण से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और ये एकमात्र ऐसा प्लानट है कि जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। और लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो प्रेजेंट है। तो इसीलिए अर्थ को लिविंग प्लेनेट हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है, तो ये जो है जितना नज़दीक आप सरफेस पर अर्थ पे आप रहिएगा, तो उतना ही ज़्यादा डेंसिटी इसकी होती है। और ये जो है डिक्रीज करते जाएगी, जैसे ही आप मान लीजिए अर्थ सरफेस से आप ऊपर अगर आप जाते जाइएगा, तो जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर का, तो वो डिक्रीज करते जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, तो ये आप लोग याद रखना, डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो जो डेंसिटी है तो वो डिक्रीज करता जाएगा इसका। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर में गैसेस और वेपर प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली जो गैसेस जो प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसमें जैसे कि आपका पहला नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन देखिए इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो मैक्सिमम जैसे नाइट्रोजन तो है ही प्रेजेंट यहाँ पे, तो लगभग जो है 78.8% है, ये बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। और एक होता है बाई वेट, तो बाई वेट अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो ये 75.46% प्रेजेंट है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो गैस है प्रेजेंट है, तो वो है ऑक्सीजन है, जो कि 20.95% है, ये बाई वॉल्यूम है आपका। तो ये दोनों आप लोग याद रखना। और 23.19% है बाई वेट। तो आपसे क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछे जाते हैं कि बाई वॉल्यूम कितना है और बाई वेट कितना है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है यहाँ पे। और वहीं पे देखिए तीसरा जो फिर जो एबंडेंट एलिमेंट गैस एबंडेंट जो गैस है, तो वो है आर्गन है, जो कि 0.93% है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ट्रेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये केवल 0.04% अप्रोक्सीमेटली आपका है ये डेटा आपका। तो ये सारे जो मेन आपके जो है गैसेस है, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है, और इनसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत ही हल्के अमाउंट में, यानी कि ट्रेस अमाउंट में, नियॉन, हीलियम, मिथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और साथ साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जो रेडान जो गैस है, तो ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है, तो ये आप लोग याद रखना।
और देखिए जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके हैं तो ये आप लोग याद रखना। अब भाई हम लोग यहाँ पे साथ-साथ में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आरआरबी एनटीपीसी में, तो उसको भी करते चलेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो क्या-क्या टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज़, तो एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो देखिए आपने वहाँ पे देखा था कि जो ऑक्सीजन जो है तो वो 20.95% है, ये बाय वॉल्यूम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और बाय वेट अगर आपसे पूछता तो वो आपका 23.19% आपका हो जाता। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो जो भी ऑप्शन में आपका दिया रहेगा तो आपको उसी तरीके से मार्क करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज 20.95% इन वॉल्यूम में टर्म्स में आपका दिया हुआ है। और बाय वेट रहता तो 23.19% आपका होता। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस आपसे पूछा जा रहा है, वो भी बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो पहला जो मोस्ट अबंडेंट जो गैस है तो वो तो नाइट्रोजन तो है, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट आपका है तो वो है ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम कितना होता है? तो ये 20.95% आपका है। तो आपको हर एक डेटा को भी याद रखना है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला देखिए कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, तो एयर के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब कि जो है कंटेंट होते हैं जो सबसे हाई प्रेजेंट में। तो ऑप्शन देखिए डिपेंड करेगा आपका इसमें कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, नाइट्रोजन और आर्गन दिया हुआ है। तो देखिए जो नाइट्रोजन है तो ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होती है एयर में, या फिर जो एटमॉस्फेयर आप कह लीजिए एक तरीके से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि ये भी जो है लगभग आपका ये 78% प्रेजेंट रहती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अर्थ के जितने एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर्स होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। और आपको जो है इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। तो देखिए जो अर्थ सरफेस पे आप जहाँ पे रहते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला जो लेयर होता है तो वो है ट्रोपोस्फेयर आपका है। फिर उसके बाद फिर सेकेंड लेयर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर तीसरा लेयर रहेगा मेजोस्फेयर। फिर उसके बाद फोर्थ लेयर रहेगा थर्मोस्फेयर, या फिर जो है इसमें यही प्रेजेंट रहते हैं आयोनोस्फेयर। और फिर बाद में एक्सोस्फेयर है। तो इस क्रम में आपको जो है याद रखना है इसको, और इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए भी दिया जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके जितने भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए जो लेयर है तो वो है ट्रोपोस्फेयर आपका। तो ट्रोपोस्फेयर जो है तो ये जो है ये सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसमें कि जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना आपके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होना या फॉग या मिस्ट का फॉर्मेशन होना, तो ये सारा का सारा चीज़ ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। और जो रेन यानी क्लाउड का जो फॉर्मेशन होगा तो यहीं पे इन सारे रीजन्स पे यहीं पे आपका होता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन आपका होता है। और जहाँ पे देखिए जो ट्रोपोस्फेयर एंड होती है, यानी कि जहाँ तक ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एंड हो जाएगी और उसके बाद फिर सेकेंड लेयर जो है मतलब कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका देखिए जो अर्थ सरफेस पे यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो ये 8 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली हाइट पे ये रहता है आपका। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर आपका है तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर है। तो देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर जो ये एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करती है, यानी कि जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं सन से तो उनको ये प्रिवेंट करने का काम करती है ओजोन। और यहाँ पे देखिए जो एरोप्लेन या फिर जो भी और भी जो फ्लाइट रहते हैं तो वो सारे यहीं पे उड़ते हैं, इसी रीजन में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर रिलेटेड कोई भी फिनोमिना नहीं रहती है तो जिसके चलते उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो जितने भी फ्लाइट वगैरह या फिर जो एरोप्लेन जो रहता है आपका तो वो जो है ओजोन लेयर में ही सॉरी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ही जो है फ्लाइट करती है। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो रहता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में तो यहाँ पे इंक्रीज करती है जब आप ऊपर अगर हाइट आप बढ़िएगा ऊपर तो। और वहीं पे जैसे ये हम स्ट्रेटोस या ट्रोपोस्फेयर की यदि हम बात करते हैं तो जब आप ऊपर बढ़िएगा यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में आप एंटर कीजिएगा यहाँ पे तो जब ऐसी हाइट ऊपर बढ़ता है तो इसमें फिर अगेन टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि ये जो है बहुत सारे रेडिएशंस को ट्रैप करके रखा रहता है, तो इस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज करती है।
अब जहाँ पे देखिए जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन एंड होती है, ये वाला पॉइंट को हम बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोपॉज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेयर आपका चालू हो जाएगा जो कि मेसोस्फीयर है। तो इसमें देखिए जो मेसोस्फीयर है, तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है क्योंकि यहाँ पे अगेन जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। जैसे ही आप हाइट में और ऊपर आप बढ़िएगा यहाँ पे तो, और ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन भी होती है मेसोस्फीयर, तो ये आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद आपका है, जो है अगला लेयर वो आपका थर्मोस्फीयर है, और इसी में आयोनोस्फीयर रीजन प्रेजेंट है कि जहाँ से जितने भी रेडिएशंस होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके जो रेडियो वेव्स होते हैं तो वो मतलब कि अर्थ सरफेस पे वापस आते हैं। तो जितने भी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं तो वो जो है आयोनोस्फीयर रीजन से यहीं पे मतलब कि जो रेज होते हैं वो टकरा के वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर है जो कि ये सबसे आउटर रीजन है इसका लेयर एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ आपके लिखे हुए हैं। जैसे पहला आपका जो लेयर था वो है ट्रोपोस्फेयर है, तो ये जो है सबसे लोएस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, और ये वही पार्ट है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो लिविंग थिंग्स है तो वो एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जो है बहुत सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, जैसे क्लाउड हो गया, रेन हो गया, स्नो हो गया, तो ये सारी चीज़ यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं आपके। और इस पार्ट में जो है एटमॉस्फेयर का, आप जैसे कि आप टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कोल्डर होगा, यानी कि जैसे ही आप ऊपर आप बढ़ते जाइएगा तो यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ जो है टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आती है, और यहाँ पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज करते जाती है। फिर जो सेकेंड लेयर था तो वह है स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका जो है ये ट्रोपोपॉज, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एंड होती है वहाँ से लेके अबाउट 50 किलोमीटर अबव तक जो है स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट रहती है, और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है जिसका फार्मूला होता है O3। तो ये हम लोग आगे देखेंगे इसको अच्छे से। तो एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रेजेंट आपका है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसमें जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होती है जैसे ही आप हाइट, अगर आप और ऊपर आप बढ़ते हैं यहाँ पे तो यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, क्योंकि ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं सन से, तो उनको ये ऑब्जर्व करती है, तो इस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज होती है यहाँ पे। फिर जो थर्ड लेयर आपका था तो वह है मेसोस्फेयर था। तो मेसोस्फेयर में आपने देखा था कि यहाँ पे अगेन टेम्परेचर जो है तो वो डिक्रीज करती है हाइट के साथ में। अब यहाँ पे जो है सबसे मिनिमम टेम्परेचर अचीव होती है तो वो लगभग -90 डिग्री सेल्सियस होती है मेसोस्फेयर में। ये तो मेसोपॉज जो पॉइंट है जहाँ पे मेसोस्फेयर एंड होती है, तो उस पॉइंट पे जो सबसे कम टेम्परेचर होती है। फिर उसके बाद आगे का जो लेयर था तो वो थर्मोस्फेयर और जो आयोनोस्फेयर रीजन है। तो थर्मोस्फेयर ये आपका है मेसोपॉज के ऊपर रीजन है जहाँ पे ये जो रीजन आपका रहता है, और ये वो रीजन है कि जहाँ पे टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करते जाती है जैसे आप हाइट आप इंक्रीज आप ऊपर आप बढ़ते हैं तो। और आयनोस्फीयर जो रीजन आपका है, तो यहाँ पे जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके वापस जो है अर्थ सरफेस पे आती है। तो ये सारे जो जितने भी आपके दिए हुए लेयर्स के बारे में तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए ओजोन लेयर भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके। तो ओजोन लेयर जो है तो आपका ये स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में आपका ये एग्जिस्ट करती है। तो एक तरीके से ये जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, क्योंकि ये जो है मोस्ट जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं सन के, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने का ये काम करता है आपका। तो ओजोन लेयर जो है आपका, तो ये लगभग 97 से लेके 99% के जो सन के जो मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट लाइट का, जो कि 200 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच में जो रहती है, तो उनको ऑब्जर्व करने का कोई काम करती है ये। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्टली अगर अर्थ सरफेस पे अगर आ जाएंगे तो इनसे क्या होगा कि बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। जैसे जितने भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर में, तो उनके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर कॉज हो सकता है। तो इसलिए जो है ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ओजोन लेयर आपका कहाँ पे, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो रीजन आपका है तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। अब देखिए जो ओजोन लेयर आपका है तो मेनली जो है तो जो लोअर पोर्शन है एट स्ट्रेटोस्फीयर का, तो वो वहीं पे प्रेजेंट है। इसके अपर जो मतलब जहाँ पे स्ट्रेटोपाउस आपका है वहाँ पे, और जो मिड लेयर इसका है, तो इस रीजन में बहुत ही कम ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो नज़दीक में है आपका, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन जो है तो उसके नज़दीक में जो है सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर का मतलब कि जो लेयर है इसका वो पाई जाती है। तो लोअर पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ही जो है अब अर्थ सरफेस पे जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है। तो ड्यू टू ओजोन लेयर के प्रेजेंस के चलते ही है कि स्ट्रेटोस्फीयर में कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करती है अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ में, क्योंकि ये सारे जो रेडिएशन से इनको ट्रैप करके रखती है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा तो वो इंक्रीज करेगा ही करेगा आपका ऊपर बढ़ने के साथ में। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के, जो एग्जाम आपका हुआ था 2016 में। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे
कि द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। तो जब आप सरफेस से आप ऊपर आप मूव कीजिएगा तो जितने भी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो आपको जो है इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए जो ऑर्डर आपने देखा था वहाँ पे, तो सबसे पहला जो रीजन था, लेयर दो था, तो वो है ट्रोपोस्फेयर है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मेजोस्फेयर, फिर उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर रहेगा। इसके बाद और भी दिया रहेगा आपका, मान लीजिए एक्सोस्फेयर। तो वही ऑर्डर में आपको रखना है। तो जो भी ऑप्शन में दिए रहेंगे तो उसके बेसिस पे आपको जो है अरेंज करना होगा। तो इस तरीके से देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका आपका हो जाएगा। पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर है। तो आपको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स द रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो कौन सा लेयर्स है एटमॉस्फेयर का कि जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो देखिए ये जो है तो ये आयोनोस्फेयर रीजन में ये होती है आपका। तो यानी कि जो आयोनोस्फेयर रीजन है तो यहीं से जितने भी रेडियो जो होते हैं आपके, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं अर्थ सरफेस पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स है जो एटमॉस्फेयर का जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, तो वो है आयोनोस्फेयर आपका। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और किस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होती है और इसमें कैसे ये जो है टूटते हैं इसके, तो ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन का, जो कि आपका एक सेपरेट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड। तो ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए जो है इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व कब किया जाता है। तो ये देखिए 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद रखना है, जो कि आपको हम एक सेपरेट टॉपिक में बताएंगे आपको। फिर नेक्स्ट देखिए कि द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द डैश प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर जो है किस रीजन में प्रेजेंस है, जो कि सन से जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं तो वो जो है अर्थ सरफेस पे आने से बचाती है। तो ये देखिए जैसे ओजोन लेयर आपका कहती है स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जो कि ये जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं सन से तो वो जो है अर्थ सरफेस पे आने से बचाती है। तो ये किस रीजन में है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया था इसमें। तो यहाँ पे हमने जो है एटमॉस्फेयर के बारे में देख लिए, जो कि आपका फिजिकल कंपोनेंट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका है। और फिर दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि अर्थ सर जो कि अर्थ का मतलब कि जो इन्वायरमेंट का है आपका है, तो वो जो है आपका हाइड्रोस्फेयर है, जो कि ये भी फिजिकल कंपोनेंट के अंदर में ही आपके आते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट में जैसे कि आपने देखा था आपका 3 कंपोनेंट मेन थे आपके, एक जैसे कि आपका पहला था एटमॉस्फेयर, दूसरा था हाइड्रोस्फेयर और तीसरा आपका है लिथोस्फेयर है। तो हाइड्रोस्फेयर जो आपका है यहाँ पे, तो जितने भी वाटर प्रेजेंट है, वाटर वो चाहे किसी भी फॉर्म में आपका हो, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे इसी केस के अंदर में। तो इनमें जितने भी वाटर रिसोर्सेज आपके, जैसे ओशियंस में जो वाटर हैं या फिर सीज में, रिवर्स में, या फिर जो ग्लेशियर्स में, या फिर जो ग्राउंड वाटर, इन सभी को कंबाइंड मिला के हम लोग इसको स्टडी करते हैं हम लोग हाइड्रोस्फेयर के अंदर में। तो हाइड्रोस्फेयर ये कलेक्टिव टर्म आपका होता है जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर है उन सभी को मिलाते हुए। बट आप जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो 70% जो अर्थ है तो वो वाटर से ही कवर्ड है। लेकिन मेजर आप इशू देखते हैं वाटर का कि आज भी लोग फेस करते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, यानी कि जो ग्लोबल वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर का है। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो कहीं पे एकदम है ही नहीं, मरुस्थल जगह है, मतलब कि डिजर्ट है पूरा एरिया। तो यही रीजन है इसके चलते कि जो वाटर का स्कैसिटी फेस करनी पड़ती है बहुत सारे जगहों पे। हालांकि 70% ये पूरा अर्थ कवर्ड है, मोस्टली ओशियंस के फॉर्म में है, तो वो कोई ज़्यादा यूज़ का भी है नहीं। फिर उसके बाद देखिए जो तीसरा कंपोनेंट है तो वो है लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर यानी कि इसके अंदर में जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स आपके वो सारे जो है आपके, तो वो कवर्ड होते हैं इसके अंदर में लिथोस्फेयर के अंदर में। तो लिथोस्फेयर ये सारे जितने भी सॉलिड रॉक्स होते हैं जो पूरे प्लानट को कवर करते हैं, तो वो सारा कुछ आते हैं, जो कि ये भी फिजिकल कंपोनेंट के अंदर में आपका आएगा। तो इसमें देखिए जो लिथोस्फेयर के अंदर में, जैसे आप अर्थ के हम बात करते हैं, तो इसमें जैसे अर्थ क्रस्ट आपका हो गया, और जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, तो ये दो रीजन्स होते हैं, तो वो आते हैं लिथोस्फेयर के अंदर में। इसके साथ साथ में जितने भी माउंटेन्स और जो सी फ्लोर्स होते हैं, तो वो भी जो है लिथोस्फेयर के अंदर में ही इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो है जितने भी आप लिथोस्फेयर आप देखते हैं, लैंड सरफेस आप देखते हैं, तो इनको जो है
टेक्टोनिक प्लेट्स में भी डिवाइड किया गया हुआ है, जो कि आपस में एक दूसरे से मूव करते रहते हैं और इसी से फिर जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है इनका फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिथोस्फीयर है, तो इसमें जो अर्थ का जो क्रस्ट है और साथ में जो अपर पार्ट है मेंटल का, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जो अर्थ है तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, मतलब 3 मेजर ले इसके होते हैं, पार्ट होते हैं। एक आपका जैसे कोर आपका हो गया, फिर मेंटल और क्रस्ट हो गया। तो जो अपर पार्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो अपर पार्ट जो आपका होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जो अर्थ सरफेस है आपका। और उसके बाद जो मेंटल आपका है, तो मेंटल बीच का लेयर होता है, तो इसमें भी एक होता है आपका अपर इनर लेयर और एक होता है आउटर अपर मेंटल होता है इसमें भी। तो जो उसमें आपका दिया हुआ है कि जो अपर जो मेंटल आपका होता है, तो उस रीजन को हम लोग इसमें कवर्ट करते हैं, जो कि आपका फिगर से अब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे चीज़ों को। फिर इसके साथ में और भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट है इनसे रिलेटेड, तो जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द अल्टीट्यूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है इंक्रीज करती है जब हम ऊपर बढ़ते हैं एल्टीट्यूड, और जब इंक्रीज करती है तो ये किस कारण से होती है, किसके प्रेजेंस से? तो देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो इसी के चलते टेम्परेचर जो है इंक्रीज करती है एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से। तो राइट आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, क्योंकि जो ओजोन है तो ये जो जितने भी रेडिएशन होते हैं उनको ट्रैप करके रख लेती है अपने में। तो अब रेडिएशन जब ट्रैप होकर रहेगा तो उसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज तो करेगा ही। फिर अगला देखिए कि इन स्ट्रेटोस्फेयर द ओजोन कंसंट्रेशन इज। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन कैसे होती है? तो देखिए जो ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, तो ये आपको जो है मिड में आपको मैक्सिमम मिलेगा और डिक्रीज करेगा आइदर साइड में, यानी कि जब आप स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में जो ऊपर आप बढ़िएगा मतलब मिड रीजन से, तो वहाँ पे डिक्रीज करेगा, और नीचे भी आप जाइएगा तो वो भी डिक्रीज करेगा। तो मोस्टली जो है इसका जो लोअर पार्ट और जो मिनिमम जो मिडिल लेयर होते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम होते हैं ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसमें। अब इसमें ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे, जैसे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि इंक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। तो इन अल्टीट्यूड इंक्रीज करने से क्या जो ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है क्या? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे। फिर दिखेगा कि डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड के साथ अगर हम इंक्रीज अगर आप ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो डिक्रीज करती है क्या? तो देखिए भले ही डिक्रीज करती है, लेकिन ये मैक्सिमम आपको मिलेगा मिड रीजन में आपको। और तीसरा में ऑप्शन चौथा में दिया आपका कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन दी एटमॉस्फेयर। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, ये कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम बेसी है। तो ये सारा चीज़ फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम। तो देखिए जो वर्ड इन्वायरमेंट है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका वर्ड था इन्वॉरेनर, जिसका मतलब होता है कि सराउंड करना या इनसर्कल करना। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, फ्रेंच वर्ड से डिराइव है आपका इन्वायरमेंट। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए जो है इन्वायरमेंट को हम आगे कवर करते चलेंगे, और साथ साथ में जितने भी और भी टॉपिक्स आपके और भी जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जो कि सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके इसी तरीके से करते चलेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारा कुछ हम लोग एक साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ना आपका, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगा इस एग्जाम में, और कंपटीशन इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा, और इसमें हम आपको पूरी मदद करेंगे। जनरल अवेयरनेस ये है कि जिसमें कि आप जो है उसके उसके थ्रू जो है आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं एग्जाम्स में। क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग जो है, तो वो उसमें लगभग सभी कोई स्कोर कर ही लेंगे, जो एवरेज स्टूडेंट कोई भी होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। आप जो है एडवांटेज जनरल अवेयरनेस में ही गेन कर सकते हैं। जो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा नंबर ला सकता है, तो उनके ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। तो हम आपको इसमें पूरी मदद करेंगे आपको, और टू द पॉइंट ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, और जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।